बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। गांव में दिनेश की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। दिनेश का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी मां निबला और पत्नी गीता और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था आलू। दिनेश बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसल अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए दिनेश को ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी दिनेश स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ शांतिलाल था। सेठ शांतिलाल बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। दिनेश की भी फसलें सूख गई और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ दिनेश, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि संकट से कैसे निपटें। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। दिनेश भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी खलिया ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और उस सेठ ने खलिया का ब्याज इतना ज़्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया और ब्याज न चुका पाने के कारण उस शांतिलाल ने उसकी ज़मीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो दिनेश, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पन्या से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई उपाय निकाल सके। सही कह रहे हो पाहालाल, और ही हम सब एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई राहत मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते। गीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है। खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है। आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। गीता, मैंने सेठ शांतिलाल से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ शांतिलाल बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ शांतिलाल से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ शांतिलाल के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दें।
आखिरकार भूख मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ। दिनेश, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई दिनेश, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी ज़मीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी ज़मीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी ज़मीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह ज़मीन न मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूँगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है दिनेश, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। यह लो तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। दिनेश उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। नेता सेठ शांतिलाल ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो गीता, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ है। देता यह लो, इसमें कुछ बीज हैं और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा, और इसमें जो खाना है वह तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही दिनेश खेतों पर मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में दिनेश की पूरी फसल पककर तैयार हो गई जाती है, और अच्छे बीज होने के कारण दिनेश की काफ़ी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी, और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा ही रही थी। देखो गीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ शांतिलाल का सारा कर्ज चुका सकते। ये हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे।